सवर्णों में राजनीतिक नेतृत्व है, सामाजिक नेतृत्व है। यहां पे जिसे सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है वो दलित, पिछड़े और आदिवासियों को। इनका राजनीतिक नेतृत्व कैसा है? मायावती जैसा। और ज्यादा नाम हम नहीं लेंगे। सामाजिक नेतृत्व या लेखक या बुद्धिजीवी वर्ग वो नहीं कर पा रहे। मीडिया में आज वही हाल है जैसा मंडल के समय हुआ था 1990 में। इस 35 साल में कुछ नहीं बदला। किसकी जिम्मेदारी थी? सरकारों की तो थी, मगर उस वर्ग के नेतृत्व की भी थी जो जिनके लोग पीड़ित थे। उसका फायदा तो बहुत सारे लोगों ने उठाया। मुलायम, लालू, शरद यादव, ये सब नेता बने 90 के बाद ही। लेकिन अपने लोगों के बीच चेतना पैदा करना, शिक्षा पैदा करना, मुद्दों के लिए लड़ना, सवर्णों ने कैसे कैसे जुलूस निकाले हैं इन 2 या 3 दिन के अंदर। हर जगह अखबार भरे पड़े हैं। लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा क्या क्या नारे लगाए, कैसे जुलूस निकले, अखबारों में क्या एड आई। इन यूजीसी के नियमों के समर्थन में कोई जुलूस निकला? ये सब देखना होगा। कुछ बातें बड़ी साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जरूरी है। अखिलेश का ट्वीट आपने दिखाया। अखिलेश पीडीए की राजनीति करते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि कानून की भाषा भी साफ होना चाहिए। अखिलेश जी, आपके इस ट्वीट की भाषा भी साफ नहीं है, यह भी गोल गोल है। आज मायावती जी की भाषा काफी साफ है क्योंकि बीजेपी के समर्थन में है। जब बीजेपी के समर्थन में नहीं होती है तो मायावती की भाषा भी गोल गोल होती है। आज अखिलेश की भाषा भी वैसी है। अखिलेश को खुल के बोलना चाहिए। अखिलेश का ट्वीट पढ़ के कई लोगों ने आज लिखा कि अखिलेश भी समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सोशल मीडिया में है काफी जगह। अखिलेश वो काम नहीं कर पाए। दूसरी बात देखिए, एक बात राहुल गांधी की हमेशा कही जाती है कि वो जो कहते हैं सच साबित होता है। लोग मानते नहीं हैं, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि हां, राहुल सही बोलते हैं। राहुल ने क्या कहा था कि सारी संवैधानिक संस्थाएं समर्पण कर रही हैं, ढह रही हैं। आज खुद अपना उदाहरण देकर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखो ऐसे करती हैं। पहला दिन, पहली सुनवाई, रोक लगा दी। एसआईआर पे आप कितने महीनों से कर रहे हैं, हम रोज सुनते हैं। कितने डिटेल में करते हैं, कितनी स्टडी करके करते हैं, एक एक बारीक बात आप बता रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगी। आपने बोला अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कि वोट का अधिकार मूल अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है, लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। बुलडोजर, उसके दुरुपयोग की आशंका नहीं दिखी इन्हें। कभी भी किसी का भी घर मकान गिरा देगा, पूरी जिंदगी खत्म कर देगा उसकी, पूरी जिंदगी की 2-2, 3-3 पीढ़ियों की बनाई हुई चीजें नहीं। कितने उदाहरण है ऐसे। सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, लेकिन यहां पे एक गाइडलाइन के ऊपर कोई कानून नहीं बना है। ये कोई सजा नहीं हो रही है किसी को, लीगल नहीं है मामला भी, सिर्फ गाइडलाइन है। और आप तत्काल आ गए कि इसके दुरुपयोग की आशंका है। निश्चित ही रूप से हमारी मान्यता है और किसी को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और कहना चाहिए कि हुजूर, एक नोटिस आप दलित, आदिवासी, पिछड़ों को भी दीजिए और उनसे कहिए कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये सबको मालूम है कि 2 लोगों की आत्महत्या के बाद उनके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे और ऐसे तो जाने कितने केसेस हुए हैं। कौन नहीं जानता इस बात को। आप किसके लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? थानेदार साहब के लिए, दारोगा के लिए। सामाजिक रूप से सवर्ण विशेषाधिकार लिए हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे सवर्ण हमारे दोस्त हैं, हम उनके पक्ष में भी लिखते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं और हमारे दोस्त भी ये सब बात मानते हैं। सामाजिक विशेषाधिकार है और इसी के खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हुई थी। सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है? सामाजिक विशेषाधिकार के खिलाफ, यथास्थितिवाद के खिलाफ। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन हम फिर कहेंगे कि इसको हम इस तरह बिल्कुल नहीं देखते कि मोदी जी को इसका फायदा हो जाएगा। मोदी जी के अंतर्विरोध सामने आने लगे हैं और उनका जो है
अब ये सब नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन उस समुदाय के लिए जिसके लिए राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप बता रहे थे, कह रहे थे कि संविधान हाथ में लेके जातिगत जनगणना की मांग उन्होंने करी, मोदी जी ने घोषणा करी, कोल्ड स्टोरेज में कहां है? कोई बोल रहा है? कोई पिछड़ों के जुलूस निकल रहे हैं कि जातिगत जनगणना, अभी जनगणना शुरू हो रही है, उसमें कहां है? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या सरकार बताना नहीं चाहती है। ये सबसे बड़ी पिछड़ों की समस्या है। ओबीसी जातिगत जनगणना जो है दलितों की नहीं है, दलितों की ऑलरेडी है, आदिवासियों की ऑलरेडी है, सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों की नहीं है कि कितनी तुम्हारी संख्या है। ये इनके लिए इनको सामने आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मोदी जी इनको बेवकूफ बनाते रहेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पिछड़ों की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, SC ST OBC इनके अलावा विकलांग भी हैं, महिला भी हैं, इन तमाम की बात हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। शकील जी कुछ जोड़ रहे हैं? शकील जी नहीं, आप अल्प क्या रह गए? अल्पसंख्यक का नाम नहीं लीजिए, अल्पसंख्यक कहीं नहीं है, अल्पसंख्यक कहीं नहीं है, इसीलिए अल्प कह के चुप हो गया मैं। इसीलिए चुप हो गया। बहुत बढ़िया। क्योंकि एक आदत है, एक फ्लो है जी, और उसमें हम कहते हैं जी। शकील जी की आवाज बढ़ा। हम कह रहे क्रीज से आप निकले बाहर रन लेने के लिए, लेकिन आपने रन लेने का इरादा कैंसिल कर दिया जी। वेरी गुड डिसीजन। नहीं है इसमें। और लेकिन यहाँ नारे लगा रहे थे जब डॉट तेरी कब्र खुदेगी, तो उसके, और ये नारे लगाने वाले भगवाधारी थे। प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाह रहा हूं। यूजीसी की बात हो रही है, नए गाइडलाइंस की बात हो रही है, बवाल मचा हुआ था 3-4 दिनों से। जैसे ही ये गाइडलाइंस आई थी उसके बाद से आज सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई और CJI वही जो SIR की सुनवाई कर रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची, इन दोनों की बेंच ने फटाफट सुबह इस पे रोक और फटकार लगाते हुए, और खबरें चली, फटकार लगाई सरकार को, यूजीसी को, सुप्रीम कोर्ट ने। और बाकी क्या क्या है वो सब तो आपने देख लिया। भाषा जो है इस गाइडलाइंस की वो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। पहले भाषा सुधारें और उसके बाद इसमें कुछ विश्लेषकों को रखें, अच्छे, जो गाइडलाइंस बनाने में मदद करें। अच्छे विश्लेषक कहां से आएंगे? प्रशांत जी आप जा रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता उन विश्लेषकों में लेकिन महत्वपूर्ण है, यहां पे महत्वपूर्ण है प्रशांत जी कि एक इसको अगर राजनीति के चश्मे को उतार के भी देखूं तब भी इसमें राजनीति की बू आती है। शुरुआत में मैं अपनी बात रख चुका हूं प्रशांत जी। देखिए, इसमें राजनीति वाली बात तो मैं सेकंड राउंड में करूंगा जी। पहले जरा सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। बहुत अफसोसनाक फैसला है। भारत को 21st सेंचुरी की समाज देने वाला फैसला नहीं है ये। भारत के संविधान की जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, उसके विरुद्ध ये फैसला है। भारत का संविधान प्रियम्बल में कह रहा है कि व्यक्ति की गरिमा, क्या गरिमा होगी जब उसको जाति सूचक गालियां दी जाती है कैंपस में। सुप्रीम कोर्ट भाषा में उलझ रहा है। 118% बढ़ोतरी हुई है पिछले साल जातिगत डिस्क्रिमिनेशन के मामलों में। वो भी ये 118% वो है जिनकी कंप्लेंट हुई है। जिनकी कंप्लेंट नहीं हुई उनकी तो गिनती नहीं है। तो बहुत ही अफसोसनाक फैसला है। लेकिन जरा जो माननीय जजेस हैं उनके बारे में, उनके फैसले के बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दो एक बातें बड़ी स्पष्ट हैं यहाँ पे। पहली बात कि हमको मानना चाहिए कि आरएसएस एक मनुवादी संस्थान है, एक मनुवादी संगठन है, ब्राह्मणवादी संगठन है। वो बीजेपी उसका पॉलिटिकल आउटफिट है और सरकार उसका प्रोडक्ट है, इस वक्त की मौजूदा सरकार। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार इस बिल को लेकर नहीं आई थी, सरकार ने गाइडलाइन नहीं बनाई है।
ये सुप्रीम कोर्ट में जब पायल तडवी और रोहित वेमुला की मां गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये गाइडलाइंस बनी है, इसमें कोई कैबिनेट का फैसला नहीं है मोदी सरकार का, ना मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का कोई डायरेक्शन है यूजीसी को कि ऐसी गाइडलाइन बनाओ दलितों के, ओबीसी के और ट्राइबल के छात्रों के पक्ष में। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी है, तो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार का रोल अगर होता तो आज अटॉर्नी जनरल खड़े थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता विरोध करते उसका, यूजीसी का पक्ष लेते वहां पे। किसने रोका था उनको? तो एक तो ये बात। दूसरी बात कि जो माहौल देश में बनाया गया, मैं तो मंडल के समय भी रिपोर्टर था राजीव जी, मंडल के समय जो समाज का एक लंपट वर्ग मंडल का विरोध कर रहा था, वो ही लंपट वर्ग यहां भी आवाजें उठा रहा था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं शब्द को इस्तेमाल करने में। तो और क्या मैं मानूं कि सुप्रीम कोर्ट उनके आगे झुक गया? क्या उनकी बात रख ली गई? इसी सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया था FIR के मामले में, जिसमें देशव्यापी बंद हुआ था। उसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसको रिस्टोर किया था। सरकार तो सुप्रीम कोर्ट की बातें कहां मानती है? बहुत सी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में नेता प्रतिपक्ष के साथ सुप्रीम कोर्ट के CJI को भी रखो। सरकार कानून ले आई, CJI को बाहर कर दिया। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे किया है तो सरकार ले आ रहा कानून। सरकार कानून ला के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किनारे कर दे जी। कौन रोकेगा इनको? विपक्ष भी साथ देगा। अगर इनकी नियत है वाकई कि दलितों के साथ और समाज के पिछड़े वर्ग के साथ, आदिवासियों के साथ यूनिवर्सिटीज में, शिक्षण संस्थाओं में उचित व्यवहार नहीं होता, भेदभाव होता है, एट्रोसिटीज होती है, तंज कसे जाते हैं, आत्महत्या में मजबूर किया जाता है, जिसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहा हुए, पायल तडवी का हो मामला या रोहित वेमुला का हो, तब ये माननीय अदालत कहाँ थी? इसीलिए राजीव जी, पंडित नेहरू ने 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया था फर्स्ट अमेंडमेंट में। जब जमींदारी उन्मूलन कानून लाए तो उसको पहली 9वीं अनुसूची में रखा कि वो न्यायिक स्क्रूटनी के बाहर है वो। वरना जो 10 साहिबान जो कि वैसे खानदानों से आते थे, वो उसको मानवाधिकार का मामला और संपत्ति का अधिकार का मामला करके उसको खत्म कर देते। 50% की सीलिंग तमिलनाडु में क्यों नहीं लागू होती है सुप्रीम कोर्ट की? क्योंकि वो 69% आरक्षण तमिलनाडु में है, वो 9वीं अनुसूची का हिस्सा है। अगर मोदी सरकार वाकई दलितों के, पिछड़े के, आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करना चाहती है तो कानून बनाए और 9वीं अनुसूची में डाल दे। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन नियत नहीं है। और जो माननीय जज साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोगों के अलग अलग स्कूल है, उनकी जानकारी अधूरी है। 1954 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके के स्कूल्स को इलीगल कर दिया था। अमेरिका में इस वक्त एक भी स्कूल नहीं है ऐसा, बल्कि इसका उल्टा जो यूजीसी ने आज भारत में किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 2023 में कर चुकी है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी यानी उसके सारे कॉलेजेस कैलिफोर्निया स्टेट में जातिगत डिस्क्रिमिनेशन, साउथ एशिया का जातिगत, बहुत स्पेसिफिक है, साउथ एशिया का जातिगत डिस्क्रिमिनेशन को नस्लीय भेद के तौर पे देखेंगे वो। उसमें जुर्माना है, उसमें सजा है। अब दूसरी बात, अगर मोदी सरकार की ये नियत ही है तो कर्नाटका तैयारी कर रहा है, असेंबली में है रोहित वेमुला एक्ट, तेलंगाना ड्राफ्ट कर रहा है उसको, तेलंगाना की असेंबली।
राहुल गांधी उसको घोषित कर चुके हैं। तो कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पे क्या बीजेपी के राज्य की कोई सरकार ऐसा कोई एक्ट बना रही? रोहित वेमुला एक्ट में 10,000 रुपये फाइन और जेल का प्राविधान है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, इसको कहा जाए कि 21वीं सेंचुरी का जो समाज है उसको बनाने का काम नहीं किया, जो आज के समाज की जरूरत है। हमारे पहले के वक्ता कह चुके हैं कि किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन है, रोज हम लोग ये बातें करते हैं, इस तरीके का जाति सूचक, और ये कोई स्टेटस की बात नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको टीवी चैनलों पे, लाइव टीवी चैनलों पे जाति सूचक बातें कही जाती हैं आज भी। एक मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव के घर को गंगा जल से धुलवाया गया जब वो वहां से निकले उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के द्वारा। ये क्या जाति सूचक नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अफसोसनाक ये फैसला है। और अगर मोदी सरकार में वाकई विल पावर है, वाकई वो कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना चाहते हैं, तो ले आए सुप्रीम, जैसे चुनाव आयोग को के मामले पे कानून ले आए थे, ले आए। या बीजेपी की तमाम सरकारें राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में, वहाँ रोहित वेमुला एक्ट ले आए जी। तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसकी राजनीति में कितना नफा नुकसान है उसका सेकंड ऑर्डर बात करो। जी बिल्कुल, इसकी राजनीति पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों रोक लगाई, इस पे हम बात कर रहे हैं। बात है यूजीसी गाइडलाइंस, नए गाइडलाइंस, नए रूल की, और उसमें जिन सबसे ज़्यादा जिनको तकलीफ थी वो सवर्ण थे, जो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ हमलावर थे, हल्ला बोल कर रहे थे। लेकिन अब आज पहली सुनवाई में ही, सुबह सुबह सबसे पहले सुनवाई होती है यूजीसी पे, और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच बैठती है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस CJI सूर्यकांत साहब और जस्टिस जोय माल्या बागची। और यही दोनों जजों की बेंच SIR पर भी सुनवाई कर रही थी। आज SIR पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपको याद होगा कि बिहार में जब SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाताओं की सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, इसकी जब शुरुआत हुई मई में, 25 मई को नोटिफिकेशन आया, 26 मई से इसकी शुरुआत हुई थी, और 2 महीने में बिल्कुल फटाफट सब कुछ हो गया। चुनाव भी करवा दिया गया, 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए, और इस पे बवाल मचा। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका लग गई थी SIR पे। 10 जुलाई को पहली बार सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पे, और उसके बाद लगातार सुनवाई, जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और अब 2026 का जनवरी का महीना ये खत्म हो गया लगभग। आज 28 तारीख बीत गई, 29 तारीख बीत गई, 28 में कह रहा हूं, 29 तारीख आज बीत गई, और उसके बाद बीत ही रही है, कुछ घंटे में बीत जाएगी। और उसके बाद अब फैसला SIR पर सुरक्षित रख लिया गया है। SIR पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, किसने क्या दलीलें दी हैं, 11 याचिकाएं, खासकर उन दलीलों को हम आप तक पहुंचा चुके हैं सरल हिंदी में। लेकिन बात यहां पर उससे पहले इसकी बात इसलिए, यूजीसी की बात इसलिए, क्योंकि यूजीसी में जो सवर्णों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि जो गाइडलाइंस है उसमें जो कमेटियां बननी है, 3 स्पेशल कमेटियां बननी हैं, उसमें OBC, SC, ST, महिला और यहां विकलांग की बात है। इन लोगों को ही रखा गया है और हमको नहीं रखा गया है, हमारे साथ अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ये कहा जा रहा था। और इसके बाद कहानी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में, और फटाफट सब कुछ हो जाता है। चट मंगनी पट ब्याह, यही कहते हैं ना कहावत में। प्रफुल्ल कोलख्यान जी। जी सभी को नमस्कार जी। चट मंगनी पट ब्याह कहावत तो और एक है, हलवरी ब्याह कनपटिए सिंदूर। जी, सिंदूर मांग में पड़ता है, लेकिन हलवरी में जो होता है तो कनपट्टी में ही डाल के काम तमाम हो जाता है।
देखिए, सुदर्शन जी की एक कहानी थी, मैं समझता हूँ हर किसी ने पढ़ी होगी। उस कहानी का नाम था हार की जीत। जी आपने जो सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गई, हार के जीत गई। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा, इसको डेलिब्रेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलफुल कंफ्यूजन, इच्छाकृत ना समझी या मति भ्रम पैदा करने में सरकार का औजार रहा है। इसका ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र, भ्रम को अस्त्र बना करके ये इस्तेमाल करते हैं। देखिए, शुरू में ही कह दूं कि मेरे जैसा आदमी जिसको यह कहना मुझे जरूरी लगता है, कम से कम अपने लिए, किसी भी डिबेट में जाने के पहले, कि इस कानून का मैं पूर्णतः समर्थन में हूं, पूर्णतः समर्थक हूं, जो भी रेगुलेशंस आए, लेकिन इसकी राजनीति के विरुद्ध में हूं, इसके राजनीति के विरोध में हूं। और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उसको उसी राजनीति के हिस्से के रूप में देखने की स्थिति में हूं। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे एक नागरिक के तहत, एक नागरिक के बोध के तहत कि सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं अपने फैसले में, स्टे के फैसले में, अभी तो कानून पर उन्होंने फैसला नहीं किया है, स्टे किया है, रेगुलेशंस पर फैसला नहीं किया है। अब उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस रेगुलेशंस की भावना को भी सुरक्षित रखेंगे। उनसे अपील ही की जा सकती है। अब इसमें राजनीति का क्यों विरोधी हूं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो अच्छे लोगों की तलाश, मेरी एक कविता थी पहले कभी, हे अच्छे लोगों हमें अच्छे शब्द दो। तो अच्छे लोगों की तलाश सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, और अच्छे लोगों को पेश करने का हमारे यहाँ एक ही दरवाजा है, बचा है, और वो दरवाजा है विवेकानंद फाउंडेशन, वो दरवाजा बचा है आरएसएस, जहां से प्रतिशोध लेने की हुंकार भरी जा रही है। तो अच्छे लोग वो होंगे जो प्रतिशोध को बानी देंगे, अच्छे लोग वो होंगे जो हेट स्पीच फैलाएंगे, अच्छे लोग वो होंगे जो किसी पर आघात लगने को यह बताएं कि तुम्हारा आघात नहीं, यह तुम्हारा पुरस्कार है, ये एक सांस्कृतिक ट्रीटमेंट है, एक कल्चरल ट्रीटमेंट है तुमको, ये कल्चरल शौक नहीं है। इस तरह की स्थितियां पैदा की गई है। किस भाषा की बात करता है सुप्रीम कोर्ट? एसआईआर की चर्चा आपने की, हम लोगों ने कभी कहा था कि जिस पैमाने पर ये चल रहा है ईसीआई का कारोबार, बिहार में चुनाव होने की स्थिति नहीं है, आप जबरदस्ती करवा दें तो करवा दें। चुनाव हुए, आज अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेता है और एसआईआर की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन होता है, तो बिहार के लोग क्यों नहीं यह महसूस करें कि हमें वंचित किया गया कानूनी प्रावधानों से, जिसकी चर्चा आज हो रही है और आज होगी, आगे और भी होगी। बहरहाल सरकार तो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों हाथ में लड्डू क्या है, इसको बोलते हैं ना हम लोग, मुहावरा आधा है, दोनों हाथ में लड्डू, सिर कड़ाही में और पैर चूल्हे में। उसका अगला मुहावरा ये है। भारत मुहावरों में, हिंदी प्रदेश मुहावरों में ही जीता है। मैं इस मुहावरे के आगे कुछ नहीं कहूंगा। ये इस राजनीति में उन्होंने साधना चाहा, क्या साधना चाहा कि दलितों को संदेश, ओबीसी को संदेश जाए कि वो उनके रक्षक मोदी जी हैं, उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर रोहित वेमुला ओबीसी तो नहीं थे, पायल तडवी का क्या केस है, लेकिन वो कानून पहले से था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अवसर दिया, इसमें ओबीसी को लाया गया। ओबीसी को लाए जाने के कारण सवर्णों की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि ओबीसी और दलित के अपने जो रिश्ते हैं वो अलग से व्याख्या हैं। बड़ी हड़बड़ी में जाकर के इसका विवेचन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये ठीक है कि दलित की, अभी लोग कह रहे हैं बाहर में, सोशल मीडिया में भी चल रहा है कि राहुल गांधी का स्टैंड क्या है, इनका अखिलेश यादव का स्टैंड क्या हो, क्या उनके स्टैंड, सारे स्टैंड क्लियर हैं, लेकिन फिर भी लोग जो उनके पक्ष में नहीं है उसको स्टैंड नहीं मानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, वो हिम्मत तो इसको खारिज करके दिखा दें। जनता लड़के अपना हिसाब लेगी, समाज के दबाव से कानून बनता है, राजनीतिक सामाजिक दबाव से हमने आज़ादी हासिल की, और वो आज़ादी हमने गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर अहिंसा के माध्यम से हासिल की।
छिटपुट हिंसा तो होती रहती है। तो गांधी जी के आंदोलन पर चल करके, रास्ते पर चल करके इस कानून का भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो इसकी है, संवैधानिक उपचार, इसका निश्चित रूप से होगा। और अभी सर कह रहे थे कि 118% मीडिया में है, इस प्रकार की बात आ रही है, मीडिया में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि 118% ज्यादा हो गया है 2023 से लेकर के देखें तो 2023, 24, 25 में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया ग्लोबल इंडेक्स में हमारा पोजीशन कहाँ जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट को इस बात की चिंता नहीं है। हम लगातार एक चुनावी तानाशाही की तरफ में बदल गए हैं, कन्वर्ट होते जा रहे हैं। हमारा डेमोक्रेसी किसी भी तरह से एक पैसिव डेमोक्रेसी बन के रह गई है। तो इन तमाम बातों को लेकर के आपने जो ये कहा, ये विपक्ष की रणनीति में सेंधमारी करेंगे, तो सेंध तो चोर मारता है, सेंधमारी जो करने जाता है इसका इरादा चोरी का होता है। शरीफ लोग सेंध नहीं मारते हैं, पिछले दरवाजे नहीं, वो अपने लिए पीछे जाकर एक नया दरवाजा बनाते हैं, जिसे हम लोग देहात में सेंध कहते हैं, घर फोड़ना। तो ये वो सेंधमारी कर रहे हैं। तो ये राजनीति क्या, यही सेंधमारी है कि विपक्ष जिस मुद्दे को कह रहा है, आपने आकर के ठीक जब पहलगाम की घटना घट रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के पहले के वातावरण में आकर के आप घोषित करते हैं कि इतना जरूरी था कि हाँ सरकार जाति जनगणना करेगी, और जब जाति जनगणना करने लगे तो उसका कॉलम ही गायब कर दिया। और जब ये रेगुलेशंस आया, ये ठीक है, सर ने कहा कि ये सरकार ने नहीं बनाया है, वो सरकार ने इसको ड्राफ्ट नहीं किया, बात सही है, लेकिन ये तो तकनीकी बात हुई। असल बात यह है कि किसने ड्राफ्ट किया? उन लोगों ने जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन चलाते फाउंडेशन है। किसने तैयार किया इसके ड्राफ्ट को? तैयार होकर गया है। मैं तो सिर्फ सवाल है, अगर सवाल को कोई आरोप मान ले तो ये उसकी मर्जी है। इस तरह के बनाए गए हैं, ये इसका जो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी है उसको लीगल टर्म में सुप्रीम कोर्ट लाएगा और वो एप्लीकेबल होगा, निश्चित रूप से होगा। और ये अन्याय रुकना चाहिए, और अन्याय अगर नहीं रुकेगा छात्रों के प्रति तो हमारे देश का भविष्य वैसे ही कहाँ जा रहा है ये हम सभी देख रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि जो हमारा सोशल रियलिटी है, जो सोशल सिचुएशंस है, उसका रिफ्लेक्शंस अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं होगा तो कहाँ होगा? हमारे जेएनयू जैसी संस्था, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय लगातार वैश्विक और देशीय परिस्थिति में अपने डिबेट को चालू रखते थे, लेकिन इस सरकार ने तो डिबेट का ही ध्वंस कर दिया। सवाल पूछना ही गुनाह हो गया, सवाल करना ही गुनाह हो गया। आज जेएनयू से कोई डिबेट सामने आए ऐसी कोई स्थिति नहीं है, किसी विश्वविद्यालय से कोई डिबेट सामने आए ऐसी कोई स्थिति नहीं रह गई है। तो एक तरफा विन्यास सब चल रहा है, और ऐसे वातावरण में पश्चिम बंगाल की चर्चा बार बार होती है। मैं हर बार कहता हूं कि बंगाल की अस्मिता को चैलेंज मत कीजिए। बंगाल के चुनाव को लेकर के जिस ढंग का वातावरण बना रहे हैं और जो खूनी रवैया रचने की कोशिश कर रहे हैं, और कारण नहीं था कि ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो जाल बिछाए गए हैं, जो लैंडमाइन, तब तक पता लैंडमाइन का नहीं चलता है जब तक लैंडमाइन विस्फोट नहीं करता। मैं पॉलिटिकल लैंडमाइन की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार के राजनीतिक यहाँ पर किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिए, एक राज्य का चुनाव जीतने के लिए आप देश तोड़ने के जोखिम को उठाने का दुस्साहस न करें राजनीति में। अभी तो महाराष्ट्र पर मैं अभी नहीं कुछ बोलूंगा, अभी तो जब चलेगा तब, महाराष्ट्र का विषय भी नहीं है वो। लेकिन ये जरूर कहूं कि जो समझते हैं कि वो जीत के हार गए, हार के जीत गए, जीत तो शकुनी भी गया था और अपने भांजे को बड़े उल्लास के साथ हाथ पीठ ठोकते हुए कहा था, भांजे हम जीत गए। ये पाशे का खेल नहीं है, ये महाभारत का मैदान बनेगा देश। ये चौसर पर नहीं जीत और हार इसकी तय होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत गंभीरता से इन तमाम मुद्दों पर सोचना चाहिए, और तब फैसला तो उन्होंने सुरक्षित रख लिया है, इस कानून की भावना और जरूरत को भी सुरक्षित रखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। सर जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूँ प्रशांत, अमलेंदु जी आपके पास, आप कैसे देखते हैं इस पर रोक को? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं देख रहा था उस समय सुबह भी, जब थोड़ी देर और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है और उसमें भी कि ये समाज को बांट देगा, इसका बहुत खतरनाक असर होगा। अब टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें कुछ कह नहीं सकते हम, और उस पर रोक लगी। इंदिरा जयसिंह
इसके उसमें पक्ष में थी, खड़ी थी, और उन्होंने कहा कि मेरी बात भी सुनिए, आपने बिना बात सुने ही तत्काल रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मौका देंगे, आपकी बात सुनेंगे, और लेकिन इसके बहुत खतरनाक दूरगामी परिणाम होंगे, समाज को बांट देगा। इतना खतरनाक है क्या ये? राजीव जी, एक तो बड़ा सवाल ये है कि बटा हुआ समाज और कितना बटेगा। मतलब अगर जज साहब कह रहे हैं कि समाज को बांट देगा, तो समाज एकजुट कहां पे है? बटा हुआ नहीं है समाज आज क्या? समाज तो पहले ही बटा हुआ है, तो और क्या बांट देगा? तो ये पहलू है राजीव जी। दूसरा पहलू ये है कि क्या आपने, राजीव जी, हम और आप तो लगातार कई मामलों की जो सुनवाई जो होती है उसको लाइव करते हैं, SIR पे भी कर रहे हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल के मसले पे की, तमाम मसलों पे की, EVM के मसले पे की। क्या कोई मसला ऐसा आया राजीव जी जिस पर सरकार की ओर से प्रतिवाद ना किया गया हो, सरकार ने कह दिया हो कि भाई ठीक है, हम कुछ नहीं कहते? क्या कोई मसला ऐसा आया? आखिर इसी में SG ने तुरंत क्यों कह दिया कि हम जवाब देने को तैयार हैं? अगर ये नियम आपने वास्तव में इसलिए बनाए थे कि इससे कुछ भला होगा और आपकी मंशा जो थी वो ठीक थी, तो आपने फिर उस समय वहां प्रतिवाद क्यों नहीं किया जब इंदिरा जयसिंह कह रही थी कि आप हमको बिना सुने आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते, और ऑर्डर पास हो चुका था, नोटिस इशू कीजिए, रोक लगाई जाती है। तो उस समय भी SG की तरफ से ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई आप सरकार का भी पक्ष सुन लीजिए, आप लगा दीजिएगा इस पे, या सरकार अपना जब तक हलफनामा दाखिल करे आप नए नियमों को लागू रहने दीजिए, स्टे मत कीजिए? क्यों नहीं कहा गया? तो ये राजीव जी समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा से ही ये सब कुछ हो रहा था। ये एक चीज तो राजीव जी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दूसरा राजीव जी, मुझे लगता है कि जो जस्टिस जय माल्या बागची ने सवाल उठाया कि भाई जब धारा 3E है और 3E में ये सारी चीजें शामिल है जो आप इसमें कह रहे हैं, तो अलग सिरे से धारा 3C बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? इसका कोई जवाब सॉलिसिटर जनरल ने नहीं दिया। देना चाहिए था, भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब पूछा जा रहा है आपसे कि भाई जब यही सारी चीजें 3E में शामिल हैं, ऑलरेडी शामिल है पहले से, तो आपको धारा 3C बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? फिर राजीव जी, जस्टिस सूर्यकांत ने एक सवाल पूछा, और उन्होंने पूछा कि अगर एक सशक्तशाली SC का ही कोई जाति का कोई है और दूसरा कमजोर SC की जाति का है और वो उसको प्रताड़ित करता है, तो क्या यह कानून उसको भी संबोधित करता है? इस पर खामोशी थी। ये जो कमेटी बनी 2019 में जो याचिकाएं गई राजीव जी, उन याचिकाओं में दो थी, पायल तलवी की मां की तरफ से और राधिका वेमुला जो रोहित वेमुला की मां की तरफ से थी जी। रोहित वेमुला के मामले में जो 3 आरोपी थे उनमें बंडारू दत्तात्रेय जो कि बीजेपी के नेता हैं और N सुशील कुमार जो ABP के नेता थे, दोनों OBC से आते हैं, और पायल तलवी आदिवासी समुदाय से आती है। पायल तलवी के मामले में भी 3 जो छात्राएं थी, उनमें एक खत्री थे, 2 जो थे वो बनिया थी, लड़कियां वैश्य समाज से आती थी। चौथी जो उसमें जो संस्कृति की गई है वो की गई है क्या यांग चिंगली या यिंग चिंगली जो है वो चाइनीज मूल की भारतीय है, जो है उस समय HOD थी, अब उनको बनाया गया है। तो उनकी जाति का तो कोई पता ही नहीं, चुकी वो चीन की है मूल रूप से। तो ये जब सवाल उठे तो इसका कोई जवाब नहीं था। इसलिए लगता है राजीव जी ये कि ये शुद्ध रूप से एक राजनीतिक जो था हथकंडा था। और देखिए किस राजनीतिक हथकंडे में अखिलेश यादव फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। अखिलेश यादव खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, ना इधर की बात कह पा रहे हैं ना उधर की बात कह पा रहे हैं। जैसा शकील जी ने कहा कि मायावती जी की भाषा तो चलिए स्पष्ट है बीजेपी के समर्थन में, लेकिन अखिलेश जी को क्या दिक्कत आ रही है अभी समझ में आ रहा है। अब आपका PDA जो है वो क्या है? तो जैसा आपने कहा कि PDA में जो सेंधमारी जो है, तो ये है तो सेंधमारी तो है, अभी साफ समझ में आ रहा है। लेकिन राजीव जी होता कभी कभी ये है कि वो माया मिली न राम, ये वाली कहावत भी होती है। तो आप सोच रहे हो कि फंसा देंगे PDA वालों को और सामाजिक न्याय वालों को, और फंस जाए तो उल्टी बीजेपी, ये भी तो हो सकता है। अब मैं अभी देख रहा था राजीव जी बिल्कुल कि वो आगरा में जो है वकील महोदय जो हैं वो बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं 2 बड़े नेताओं के, गुजराती नेताओं के चित्र के साथ। और मतलब इस तरीके के अशोभनीय काम तो जो है विपक्ष के नेताओं ने कभी नहीं किए, भले ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कितने भी लगाए हो राजीव जी। GNU के छात्रों ने भी इस तरीके का कभी नहीं किया जिनको देशद्रोही कहा गया। ये सब कर रहे हैं, सब सवर्ण हैं, मोदी जी के कोर वोटर हैं जो सब वो सब कर रहे हैं।
तो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। बीजेपी भी खामोश है, हमारा मीडिया है वो भी खामोश है। अब कोई नहीं कह रहा कि मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। मोदी जी खुद अपना अपमान सह रहे हैं, उनके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। अमित शाह जी नहीं बोल रहे हैं, वो जो हमेशा टीवी पे आए आते हैं नाक खुलाते हुए रविशंकर प्रसाद जी, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। संबित पात्रा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर मोदी जी के चित्र के साथ ये क्या किया जा रहा है और अमित शाह जी के चित्र के साथ ये क्या किया जा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो राजीव जी, एक जो रचा हुआ प्लॉट था, उस प्लॉट में फिलहाल लगता है कि बीजेपी कामयाब हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और इसलिए कामयाब हुई है कि जो आपने उसमें तरकीबें लगाई थी, वो लगाई ही इसलिए थी वो कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाए और आपका मसला भी हल हो जाए, दोनों हाथों में लड्डू रहे। तो लेकिन दोनों हाथों में लड्डू राजीव जी अगर आप रेत के बनाने की कोशिश करेंगे तो दोनों हाथों से रेत फिसलता भी है। तो 19 मार्च के बाद ये भी हो सकता है कि दोनों हाथों से रेत फिसल भी जाए, बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। अब जो लोग कल तक जो थे वो कट्टर हिंदू बताते थे, और एक जो राजीव जी मैं देख रहा था, एक वो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कल तक जो थे कट्टर हिंदू बताते थे और एक यूजीसी के रेगुलेशन ने कट्टर तेली बना दिया। अब इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। तो जो जो आप करने की कोशिश करते हैं, मतलब मायावती जी भी पहले ये खेल किया करती थी, खूब करती थी कि एक साथी जो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों एक ही उनकी पार्टी में रहते थे, एक कंधे पे दूसरे तो कंधे पे दूसरे। तो ये काम मोदी जी भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि सवर्ण भी हमारे साथ रहे, ओबीसी भी रहे और दलित भी रहे। लेकिन भाई मोदी जी समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, वो मूर्खों के सरदार हैं। लेकिन मोदी जी मूर्खों के सरदार भले ही हों, जनता मूर्ख नहीं है। वो समझती है कि आपकी मंशा जो थी वो क्या थी, आपकी मंशा न्याय दिलाने की थी ही नहीं, और न्याय दिलाने की मंशा होती तो आप इस पर टिकते, सुप्रीम कोर्ट को बताते कि हमारा कानून, ये जो रेगुलेशंस आए हैं बिल्कुल सही हैं। आपके सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े होकर इसका विरोध करते, जो कि आपने नहीं किया। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल आकर विरोध तो किए नहीं, और ये पूरा का पूरा किस ढंग से इसको रचा गया ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जरा इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इस पे बात करते हैं। पॉलिटिकली प्रेम कुमार जी, सबसे पहले आपके पास पॉलिटिकली इसका कितना इम्पैक्ट किन, और इसमें आप देखिए हम लोग चर्चा कर लिए, शकील जी भी बता रहे थे कि यहाँ अखिलेश यादव ने किस ढंग से ट्वीट किया है, मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, वो बीजेपी के साथ हैं, ये दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है उनके ट्वीट से। अखिलेश यादव किसके साथ हैं ये खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका स्टैंड भी क्लियर है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उस समय बयान दिया था, अजय कुमार लल्लू ने, अजय राय ने, खासकर उत्तर प्रदेश में जब ये चल रहा था तो उन्होंने खुलकर बयान दिया था। इसलिए कोई कहे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, तो ये पहले से क्लियर है कि कांग्रेस का स्टैंड जो है वो, और उसमें भी राहुल गांधी का आज एक और ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है 2024 का, यूजीसी के नए नियम में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ सामाजिक न्याय की धज्जियाँ कैसे उड़ाने की कोशिश हो रही है, ओबीसी और दलित आदिवासी इन लोगों के साथ किस ढंग से व्यवहार किया जा रहा है, ये सारी बातें राहुल गांधी ने उस समय लिखी हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस का स्टैंड, कांग्रेस अपने स्टैंड पर क्लियर है।